हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 3 जो कि है एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु और अणु। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे और साथ ही इसके लिए क्या क्या लॉ दिए गए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैटर के बारे में रिमाइंड होना चाहिए कि मैटर क्या था। मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं। हमारे सराउंडिंग हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। ठीक, जो भी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में हो, वो क्या कहलाएगा, मैटर ही कहलाएगा। ठीक है, तो मैटर जो होता है हमारा, चाहे वो छोटा मैटर हो बड़ा मैटर हो जैसा भी हो, वो किसी ना किसी चीज से बना होगा। तो मैटर किसी ना किसी और छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट मैटर बन गया अपने आप, ठीक है ना, वो किसी और छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। ठीक, तो कोई भी मैटर, जैसे हम इस मैटर, ये मान लेते हैं एक मैटर है, ठीक है, इसे हमने क्या किया, तोड़ना स्टार्ट किया, ब्रेक करना स्टार्ट किया। ठीक, इसे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, दो छोटे पार्टिकल में डिवाइड होगा, और तोड़ेंगे तो और छोटे पार्टिकल में डिवाइड होगा। ऐसे ही हम इसको जब ब्रेक करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा, हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे और तोड़ना और डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमें लास्ट में वो पार्टिकल मिलेगा उसे हम कहते हैं एटम। इसका मतलब क्या समझ में आया कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक रॉक लिया है, ठीक है, बड़ा सा रॉक लिया है, उसे हमने क्या किया, तोड़ना स्टार्ट किया। जब बड़े से रॉक को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो छोटे रॉक्स में टूटेगा सबसे पहले, और छोटे उसे हम और तोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सैंड के पार्टिकल बना लेगा। उस सैंड के पार्टिकल को और हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, डस्ट बना लेगा। ऐसे करते करते लास्ट में कुछ हमें ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे हम और नहीं तोड़ सकते हैं। उससे छोटे पार्टिकल में उसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मैटर बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एटम क्या है। एटम क्या है, एटम बहुत सारे एटम जब कंबाइन होते हैं तो मैटर का फॉर्मेशन होता है। अब वो मैटर किसी भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड फॉर्म में हम देख रहे हैं तो वो मैटर नहीं होगा। सारी चीजें जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, हम वाटर को किसी चीज में डालते हैं तो स्पेस लेता है। ठीक है, सॉलिड को हम किसी भी, जैसे पेन को हम किसी टेबल में रख रहे हैं तो वो पेन अपना जगह ले रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। या फिर गैस को हम देखें, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि एयर क्या है, मैटर नहीं है, तो एयर भी तो स्पेस लेती है। उसे हम बलून में फिल करते हैं तो क्या होता है, बलून फूल जाता है। ठीक है, तो स्पेस ले रही होगी और उसका भी थोड़ा थोड़ा मास होता है। आप सभी जानते होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी गैसों का मास होता है। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसे कंटेनर लेना है, उसमें हम क्या करते हैं, आप लोग ने ये चीज देखा होगा कि इसमें अगर ये वाटर फिल है इतना, ठीक है, हम इसमें कोई ग्लास को क्या करते हैं, डायरेक्ट उल्टा करके एकदम, मतलब इसको एक सीधा डाल देते हैं एकदम, इसमें बिल्कुल टेढ़ा नहीं करते हैं, ग्लास को सीधा इसी में डाल देते हैं। और अगर हमने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पर कॉटन लगा दिया है, तो हम देखेंगे कि जैसे हम इस ग्लास को उल्टा इसमें ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे अगर डाल देते हैं तो ये अंदर जाता है लेकिन ये पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये कॉटन गीली नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए दूसरा हम क्या करते हैं, अगर इसी को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसको जैसे टेढ़ा करते हैं, यहाँ से बबल्स निकलते हैं। ठीक है, वो एयर बबल होते हैं, यहाँ से बबल निकलेंगे। जैसे ही बबल बाहर निकलेंगे, ये पानी क्या होता है, ये वाटर इसके अंदर चला जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर स्पेस था वहां क्या था, एयर था। तो एयर भी क्या होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो एयर भी क्या होगा, मैटर ही होगा, यानी कि मैटर किसी भी स्टेट्स में हो सकते हैं। हमने ये चीज पढ़ चुकी है। ठीक, तो एटम के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक, तो एटम देखिए, हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी चीज, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितने भी उसमें पाए जाते हैं वो सारे एटम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट्स में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि हम जो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन देखते हैं वो ऐसे कभी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वो या O2 के फॉर्म में पाया जाएगा या फिर O3 के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी एटम फ्री नहीं रह सकते हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके रहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब बहुत सारे एटम इकट्ठा होते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये क्या है, H2O यानी कि वाटर। तो वाटर ही क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का
एक है, ठीक है। तो ये जब मिले तो क्या बन गया, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल मिल गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन H2 जो है ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक, लेकिन सिर्फ अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो ये हमारा है एटम। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कंपाउंड होता है, अच्छा हाँ, कंपाउंड भी आप सभी जानते होंगे क्या होता है कंपाउंड। जब हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है, अलग अलग एटम्स को फिक्स कंपोजिशन के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स को फिक्स कंपोजिशन के साथ कंबाइन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। हम कहीं भी वर्ल्ड में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमें जो वाटर मिलेगा H2O के फॉर्म में ही मिलेगा, दूसरे फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब कंपाउंड का फिक्स कंपोजिशन होता है हमेशा। हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रख दें यहाँ पर, ये क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेंगे, बाकी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यानी कि H2O क्या है, कंपाउंड है, ठीक। ऐसे ही किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का फिक्स कंपोजिशन जब मिलता है तो क्या बनता है, हमारा मॉलिक्यूल का फिक्स कंपोजिशन मिलके बनाता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स का फिक्स कंपोजिशन होता है हमारा कंपाउंड, ठीक। अब यही अगर फिक्स नहीं रहेगा तो हमारा मिक्सचर बन जाता है। तो इस कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, इस कंपाउंड मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट मॉलिक्यूल होती है। अभी मॉलिक्यूल क्या है, तो देखिए जब हमारे एटम कंबाइन करते हैं, जैसे हमने अभी H2O का एग्जाम्पल देखा, ये हमारा 2 हाइड्रोजन एटम है और एक हमारा ऑक्सीजन एटम है, ये जब ऐसे मिल जाएंगे पूरे तो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएगा, किसका, H2O का मॉलिक्यूल। साथ ही अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन रखते हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन रखते हैं तो ये दोनों कंबाइन करके क्या कंबाइन करके बनाएंगे H2। तो ये H2 क्या है, ये भी मॉलिक्यूल ही है, ये O2 क्या है, ये भी मॉलिक्यूल ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे हम एक जैसे एलिमेंट को कभी भी कंबाइन कराते हैं, सॉरी एक जैसे एटम को कंबाइन कराते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट। अगर एक जैसे एटम मिल रहे हैं एक साथ उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। लेकिन अगर एक जैसे एटम नहीं मिल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के एटम को मिलाया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो वो मॉलिक्यूल तो होगा लेकिन हम उसे एलिमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल यानी कि एटम्स का जुड़ना, एटम का कंबाइन होना, लेकिन वो एलिमेंट कब कहलाएगा, जब एक जैसे एटम होंगे, ठीक है। और वो कंपाउंड कब कहलाएगा, जब अलग अलग एटम का फिक्स कंपोजिशन होगा। मॉलिक्यूल H2O भी है और मॉलिक्यूल H2 भी है, मॉलिक्यूल O2 भी है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, कि इसमें एक जैसे एटम मिल रहे हैं इसलिए हम इसे एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है, इसे भी हम एलिमेंट बोल देते हैं। जैसे कोई बगीचा है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई गार्डन है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और इस प्लांट्स में क्या है, फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स है, इस प्लांट्स में अलग अलग कलर के अलग अलग प्लांट्स है और अलग अलग क्या है, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो अगर हम इसे बाहर से देखेंगे, आउटलाइन में देखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पूरे गार्डन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो एक ये प्लांट है, ये वाला प्लांट है, ठीक है। ये ऐसे फिर बहुत सारे प्लांट मिलके पूरा गार्डन बनाए, पूरा बगीचा बनाए हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे ना कि इसके अंदर जो एक फ्लावर है वो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कंपाउंड होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं कि कंपाउंड किससे मिलके बनता है, तो हम हमेशा देखते हैं कि कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, ना कि एटम से मिलके बनता है। एटम से मिलके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो हमारा H2O है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटम तो फ्री रह ही नहीं सकते हैं। एटम सिंगल हम सोचें कि हाइड्रोजन अकेला रहे, ऑक्सीजन अकेला रहे, तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जिट करते हैं अकेले, यानी कि H2 होता है, O2 होता है, O3 भी होता है, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन एटम फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये तो एग्जिट करते ही नहीं है खाली, ये इनसे मिलके मॉलिक्यूल बनता है। इसीलिए कभी भी पूछा जाए कि कंपाउंड किससे मिलके बना होता है, कंपाउंड की यूनिट क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कंपाउंड की जो यूनिट होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स, ना कि एटम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आप लोग को समझ में आया हो क्या होता है मॉलिक्यूल्स, एटम कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट को हम थोड़े और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 येलो कलर के बॉल्स लिए हैं साथ में, दोनों मतलब 2 बॉल्स को, जैसे ये 2 पेन है, दोनों को हमने साथ में लिया, ठीक है, एक जैसा। ऐसे ही हमने यहाँ क्या किया, 2 ब्लू कलर के बॉल लिए हैं, ऐसे यहाँ पर हमने पिंक कलर के लिए हैं, ऐसे हम डिफरेंट टाइप के बॉल कंबाइन करके लिए हैं अलग अलग, ठीक है।
तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम यहाँ पर जो दो बॉल लिए हैं वो दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हम अगर यहाँ पर पेन की बात करें तो अगर ये दोनों सेम पेन होता है एकदम, दोनों को हम साथ में ले रहे हैं, इसका कलर सेम है, सब कुछ सेम है, ऐसे ही हम यहाँ क्या किए बॉल लिए हैं, दोनों बॉल एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। ऐसे ही जब दो एटम एकदम एक जैसे एटम, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों सेम है, एक जैसे एटम कंबाइन होते हैं तो बनता है एलिमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। मॉलिक्यूल ये भी है, H2 मॉलिक्यूल ये बनाएगा, मॉलिक्यूल ही कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट हो गया। इसे हम देखिए ध्यान से, ये येलो कलर का था, एलिमेंट हो गया, बन गया, ठीक है। ये हमने ब्लू लिया था, ये भी जो ये दोनों मिलेंगे तो एलिमेंट बना लेंगे। ये पिंक है तो ये दोनों मिलेंगे तो एलिमेंट बना लेंगे। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, अब ये डिफरेंट टाइप के जितने भी हमने बॉल्स लिए थे उन सबको एक साथ अगर मिला देते हैं, सभी को एक साथ मिला देते हैं, तो जो बन के तैयार होगा उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। और उसी का अगर हम फिक्स कंपोजिशन लेते हैं, यानी कि हमें अगर पता है कि हमें कितना ब्लू कलर का बॉल लेना है, कितना येलो कलर का बॉल लेना है और उतना ही हमें हमेशा लेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे जब फिक्स कंपोजिशन की बात होगी, ठीक। तो एटम, ध्यान रखिएगा, एटम क्या होता है, कभी भी एटम जो होता है अपने फ्री स्टेट में एग्जिट नहीं करता है, ठीक है, फ्री स्टेट में ये कभी नहीं पाया जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो कभी H इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का O के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ये क्या होगा, O2 के फॉर्म में होगा या फिर O3 के फॉर्म में होगा। तो एक डिफरेंस याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एटम, डिफरेंट टाइप के एटम हो या एक जैसे एटम हो, जब मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा बन जाता है वो मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल से हम यहाँ समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी क्या कहा था यहाँ कि जो हमारा H2 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर H2 बनाया और यहाँ पर हमने H2O बनाया था, ठीक है, यहाँ हमने H2O बनाया था। यहाँ हम सेम एटम ले रहे हैं तो ये बन रहा है H2, यहाँ हम डिफरेंट एटम ले रहे हैं, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का अलग है इसमें एटम, तो यहाँ H2O बन जा रहा है। तो मैंने यहाँ कहा कि कभी भी सेम एटम जब मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट, और जब डिफरेंट एटम मिलते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिक्स कंपोजिशन के साथ मिलते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो यहाँ बन रहा है, ये भी H2O, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये भले इसे हम एलिमेंट कब बोलेंगे, जब ये एक जैसे, जितने भी एटम हम जोड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वो एक जैसे एटम होंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और डिफरेंट टाइप के एटम होंगे तो हम उसे नॉर्मल मॉलिक्यूल बोल देंगे, ठीक है। ये भी मॉलिक्यूल होगा, ये भी एटम का जुड़ना, ध्यान रखिएगा, एटम कहीं पर भी जुड़ रहा है, एटम जुड़ रहा है तो मॉलिक्यूल बनाएगा ही, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। एटम जुड़ रहा है तो मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन अगर एक जैसे एटम जुड़ रहे हैं तो उसे हम एलिमेंट नाम दे देते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम जुड़ रहे हैं तो उसे हम फिर अलग नाम देते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं, ये सब, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे कि जैसे स्कूल में हमारे 10th के अगर बच्चे हैं, मान लीजिए, ठीक, 10th क्लास के बच्चे हैं और वही हम 11th क्लास के बच्चों को देखते हैं, ठीक है, तो उनसे पूछा जाए कि तुम कौन से क्लास में हो, 10th क्लास के किसी बच्चे से पूछा जाए या 10th से नीचे किसी भी क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि तुम कौन से क्लास में हो, वो क्या बताएगा, जनरली बताएगा मैं 10th क्लास में हूँ, 9th क्लास में हूँ। यही अगर 11th के बच्चे से पूछा जाए या 12th के बच्चे से पूछा जाए तो वो बस ये नहीं बोलेगा कि मैं 11th क्लास का हूँ, वो अपना फैकल्टी बताएगा, वो अपना सब्जेक्ट बताएगा कि उसने किस सब्जेक्ट को लिया है, 11th साइंस, 11th कॉमर्स, कौन से सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो स्टूडेंट तो वो सारे हैं, उस क्लास में सारे पढ़ रहे हैं, एक 10th क्लास में, एक 9th क्लास में, एक 11th 12th, सब मतलब क्लास में सब पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट सभी हैं। लेकिन 11th वाले को 12th वाले स्टूडेंट को पर्टिकुलर अपना दूसरा मतलब आइडेंटिफाई खुद को करने के लिए, मतलब अपने क्लास के साथ उसको एक सब्जेक्ट बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट तो सभी कहलाएंगे। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, एलिमेंट और मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं या कंपाउंड की हम बात करते हैं, सॉरी कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा और ये भी मॉलिक्यूल होगा, ठीक। लेकिन इसे हम एलिमेंट नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक जैसे जितने भी एटम हम जोड़ते हैं वो इसमें मतलब एक जैसे एटम कंबाइन होते हैं तब एलिमेंट बनता है, और जब डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल देते हैं हम उसे, ठीक है। मॉलिक्यूल सभी होंगे, जितने भी हम मतलब एटम जुड़ रहा है तो मॉलिक्यूल बना रहा है। जैसे हम अभी एग्जांपल देखें क्लास वाला कि स्टूडेंट तो सभी हैं लेकिन उनको अलग पहचान अपनी बतानी पड़ रही है, ठीक है, तो इससे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे हमने ये H2O का मॉलिक्यूल बनाया या फिर हम कोई भी जितने भी रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन, अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हम जो कराते हैं वो कुछ लॉ को फॉलो करते हुए कराते हैं, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कुछ लॉ फॉलो होता है, कुछ रूल फॉलो होता है, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन जान लेते हैं क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी ने देखा होगा ऐसा कि एक एरो होता है,
एरो के साइड में हम कोई भी जो भी चीज यहाँ पर लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा एरो के उस साइड जो भी बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान रहेगा, जो हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग में जो हम ले रहे हैं वो होगा रिएक्टेंट। जैसे हमें एसिड बेस रिएक्शन कराना है तो एसिड बेस जो हमने लिया वो हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट, और एसिड बेस को मिलाने में क्या बनता है आप सभी को पता है, सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट हो गया। अब हम लॉ की बात करते हैं। सबसे पहला है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि वही केमिकली हम किसी भी रिएक्टेंट को अगर जोड़ रहे हैं तो वो कैसे जुड़ता है, उनमें क्या क्या रूल फॉलो होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म एन एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जैसे हमने यहाँ ए और बी लिया है, ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा ये बनेगा सी, ये ए और बी से बिल्कुल अलग होगा, ये बोला गया है इसमें, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये है कि ए और बी जब हम ले रहे हैं तो ये जो हमारा सी बनेगा वो ए और बी से डिफरेंट होगा। अब एक और एग्जांपल से थोड़ा हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, वाटर में हमने डिजोल्व कर दिया शुगर, ठीक है, शुगर डिजोल्व किया, वो अच्छे से घुल गया, तो हमने क्या लिया था रिएक्टेंट यहाँ पर, वाटर और शुगर। बाद में क्या बना, शुगर सॉल्यूशन बन गया, मीठा पानी बन गया, कुछ उसमें नया चीज बना कैसा। इसे तो हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग भी कर सकते हैं। कैसे, इसे हम जैसे ही हीट देंगे तो जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, हमारा शुगर बचेगा। तो यानी कि इसमें कुछ नया चीज नहीं बना है, जो था मतलब शुगर और वाटर मिलकर शुगर सॉल्यूशन बना लिए हैं, कुछ नया चीज तो नहीं बना है ना। अब यही हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिड डालते हैं और बेस डालते हैं। यानी मतलब हमने इसमें मान लीजिए वाटर लिया, वाटर में हम लोग एसिड डाल रहे हैं और बेस डाल रहे हैं, या फिर जनरली एसिड बेस को मिला रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, एसिड बेस को जब हम कंबाइन कराते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिया था यहाँ एसिड और लिया था बेस और बना क्या हमारा सॉल्ट, जो कि इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, नया प्रोडक्ट बन गया है यहाँ, ठीक है। और अगर हम चाहें कि इसे हीट देके या किसी दूसरे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इस सॉल्ट को दोबारा से एसिड बेस बना दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही होता है हमारा केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम कोई भी दो रिएक्टेंट अगर लेते हैं तो उससे कुछ नया चीज, एकदम कुछ अलग चीज बनता है, ठीक है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसे हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, मतलब अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक। यहाँ पर हमने देखा था शुगर सॉल्यूशन बना था जो कि नॉर्मल है, कुछ नया चीज उसमें नहीं फॉर्म हुआ था। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जब भी हम रिएक्टेंट लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ नया होता है, हमारे रिएक्टेंट से अलग होता है, ठीक है। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोला गया है कि जैसे हम जितना एसिड लेंगे, जितना बेस लेंगे, जो हमारा लास्ट में यानी कि जितना रिएक्टेंट लेंगे हम, लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ही रहेगा। जैसे कि हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए चाय बनाते हैं या कोई भी दूसरा ऐसे कुछ बना रहे हैं, तो चाय में हम जो भी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं और चाय पत्ती डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो जितनी क्वांटिटी में हम उसको डाल रहे हैं, जब चाय बन के तैयार होगी तो उतनी ही क्वांटिटी में रहे, उसे हम क्या बोल देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास ना बन रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, ठीक है। मास क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जितना मास था उतना ही बाद में भी है, ठीक है। बस इसमें ये बोला गया है, इसको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो अंदर जाएगा, मतलब जितना अंदर जाएगा मास उतना ही बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने 5 ग्राम लिया है एसिड, 5 ग्राम लिया है बेस, तो हमारा जो सॉल्ट तैयार होगा वो 10 ग्राम होगा, ठीक है। यहाँ 10 ग्राम हमने लिया था तो बाद में भी 10 ग्राम होगा। बस इसमें ये कहा गया है कि मास हम जितना भी लेते हैं वो बाद में उतना ही रहता है केमिकल रिएक्शन में। अब हम एक और इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या लिया है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब में हमने जैसे देखिए कोनिकल फ्लास्क में हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, मान लीजिए एक सॉल्यूशन एक्स है, ठीक है, इसे हमने एक्स सॉल्यूशन नाम दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने कोई सॉल्यूशन डाला है जो कि वाई है, ठीक है, इसे हमने वाई सॉल्यूशन नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में एक थ्रेड बांध देंगे, ठीक है। इस थ्रेड को फिर हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, ठीक है, इसके अंदर ऐसे डाल देंगे कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अब क्या होगा, ये इससे बंधा हुआ है और इसे हम क्या करेंगे, पूरा कॉर्क से अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक। ये थ्रेड क्या होगा, बाहर रहेगा और इसमें अच्छे से कवर कर देंगे। अब क्या करेंगे हम कि ये दोनों ऐसे है, एज इट इज ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है वो इससे टच में नहीं आएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? मतलब ये सॉल्यूशन अलग रहेगा और ये सॉल्यूशन अलग रहेगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसमें जो हमारा जो y सॉल्यूशन है और x सॉल्यूशन है अभी मिला नहीं है। हम क्या करेंगे, अब इसे वेट करके देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे वेट करेंगे। मान लीजिए ये आता है 200 ग्राम। ठीक, ये टोटल हमने कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर जो सॉल्यूशन पूरा जितना भी ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमने पूरा क्या किया है, वेट कर लिया, इसका मास निकाल लिया कि कितना है। ठीक, मान लीजिए इतना आता है, बस एज्यूम करना है कि इतना मान लीजिए इसका मास आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों में केमिकल रिएक्शन कराना है, हम क्या करेंगे, इस कॉर को धीरे धीरे खोलेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब क्या होगी, मतलब ये टेस्ट ट्यूब पूरी टेढ़ी हो जाएगी, इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो इसमें आ जाएगा। तो जब x और y सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे और कुछ नया बनाएंगे। मान लीजिए z सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, x सॉल्यूशन और y सॉल्यूशन जब मिलेंगे तो मान लीजिए कोई नया सॉल्यूशन बन रहा है जो कि z सॉल्यूशन है। केमिकल रिएक्शन दोनों में हो गया, पहले कुछ और सॉल्यूशन था, ये दोनों एकदम डिफरेंट थे, अब मिल गया है तो कुछ और बन गया है। ठीक, जब ये दोनों अच्छे से, मतलब इसके अंदर का सॉल्यूशन और कोनिकल फ्लास्क के अंदर का सॉल्यूशन दोनों मिल गया, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका वेट करेंगे। जब हम दोबारा से इसका वेट करेंगे तो हमें इतना ही वेट मिलेगा। मान लीजिए इसका पहले वेट था मान लीजिए W ग्राम, तो बाद में भी हमें W ग्राम ही मिलेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसका जो हमारा मास होगा, वो मास बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसी को बोला गया है यहाँ पर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहता है, वो मतलब बदलता नहीं है। ठीक है, सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये जो हमारा लॉ है वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, और इन्होंने हमें क्या बताया था, हम एग्जांपल से इसको समझते हैं पहले से ही, कि जैसे जो हमारा H2O है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड बनता है तो उनका क्या होता है, फिक्स्ड, जो हम कंपोजिशन लेते हैं वो हमेशा फिक्स होता है, इनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। अब इनमें हम किसकी प्रोपोर्शन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो इसी प्रोपोर्शन में बनेंगे, मतलब हाइड्रोजन के हम जितने भी एटम्स ले रहे हैं उतने ही ऑक्सीजन के लेंगे, और वो दोनों जब कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, और मॉलिक्यूल से हमारा फिर ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे हाइड्रोजन जो हमारा होता है, इसका जो मास होता है वो होता है 1U। ठीक है, 1U इसका मास होता है, पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए कि हम 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, H2 का हमारा हो जाएगा 2U। ठीक, ऑक्सीजन का जो हमारा होता है वो होता है 16U। ठीक, तो अगर हम इसका अब प्रोपोर्शन निकालें, हम इसको प्रोपोर्शन में बताना है, इसको रेशियो में बताना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा यहाँ पर है 2U हाइड्रोजन हमने लिया है और कितना लिया है, 16U हमने लिया है ऑक्सीजन। तो हम अगर इसको काटते हैं तो हमारा आ जाता है 1:8 म्यू, यानी कि 1/8। तो कभी भी हम यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल बनाएंगे, कहीं पर भी हम जाएंगे तो हमें जो इसका रेशियो मिलेगा वो 1:8 ही मिलेगा, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। बस इस लॉ में यही कहा गया है, जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उसका कांस्टेंट क्या होता है, मतलब उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे हम यहाँ H2O की बात की, अब यहाँ पर अब कोई भी दूसरे कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं, ग्लूकोज की या दूसरे किसी भी कंपाउंड की बात करें, उनका जो प्रोपोर्शन होता है हमेशा फिक्स होता है। जैसे इसका 1:8 है तो बाकी जितने भी दूसरे कंपाउंड होंगे उनका प्रोपोर्शन फिक्स होगा हमेशा। जब भी हम पानी देखें, चाहे वो किसी भी सोर्स का हो पानी, ठीक है, चाहे हम नाले का पानी देखें, हैंडपंप का देखें या किसी का भी देखें, उसमें जो वाटर्स के मॉलिक्यूल होंगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन यही होगा, 1:8 होगा। ठीक है, यही कहा गया है इसमें। बस इतना ही है। बाकी एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने देख लिया है कि एटम्स क्या होते हैं, किसी भी मैटर के सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारी एटम। ठीक है, जो हमारा एलिमेंट होता है या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल होता है, वो हमारा एटम से मिलके बनता है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है ये कंपाउंड्स की, यानी कि कंपाउंड किससे मिलके बनता है, हमारा मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि कंपाउंड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो हमेशा मॉलिक्यूल बोलेंगे हम उसे। ठीक है, एटम का हम बात नहीं करेंगे, इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए हैं कि ऐसा क्या होगा, क्यों होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना अच्छे समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।